जो है एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स अगस्त के क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जो है आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी इकोनॉमिक इक्वलाइजर के जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग को चैनल के लिंक्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप लोग जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर के व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो। तो हम लोग जो है बिना देर किए अब एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 20th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो हम लोग देखते हैं। आप लोग देख रहे होगे, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा जा रहा है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स O00 एंड P2-3 in the region of graph of in equation 2x minus 3y is less than 5 will be। ये पोजीशंस दिए हुए हैं, O का है एंड P का है। कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus 3y लेस देन 5। तो इसमें बताना है कि इनसाइड है दोनों की वैल्यूज, और P की इनसाइड्स है या फिर दोनों की आउटसाइड है, या O इनसाइड है P आउटसाइड है, या P इनसाइड है O आउटसाइड है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज कहां लाई करती है। इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus 3y is less than 5। 2x minus 3y is equal to less than 5। x की वैल्यू आप लोग देखोगे, एक बार अगर O की वैल्यू रखते हैं, 2x की वैल्यू है 0 माइनस 3, O की वैल्यू है 0। ये चेक करना है लेस देन 5 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0। ये आप लोग देखोगे तो ये क्या है, 0 ही आ रहा है। तो 0 क्या है, लेस देन 5 है, जो कि ये क्या है O00। तो ये क्या करेगा, ये इनसाइड लाई करेगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, जो इक्वेशन दिया हुआ है 0 इज लेस देन 5। तो इसलिए क्या होगा, ये इनसाइड लाई करेगा। इसकी वैल्यू जो है लेस देन 5 आ रही है। अब हम लोग जो है P की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर P की वैल्यू पुट किया जाए, P इज गिवन 2 minus 3। नाउ वी विल पुट इन द इक्वेशन गिवन इज 2x minus 3y is less than 5। 2x की वैल्यू गिवन है 2, माइनस 3y की वैल्यू गिवन है -3। अब ये आप लोग इसको सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4 -3 और ये -3, ये हो जाएगा +9। और ये देखोगे, इसको ऐड करोगे तो 9 एंड 4 13 लेस देन 5। ये लेस देन 5 नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 13 इज ग्रेटर देन 5, देन इट वोंट बी लेस देन 5। तो ये क्या होगा, इसके लिए फॉल्स है। ये क्या होगा, आउटसाइड वैल्यू इसकी लाई करेगी। ये क्या है, P की वैल्यू है। P की वैल्यू क्या करेगी, आउटसाइड लाई करेगी। एंड आपका O की वैल्यू क्या करेगी, इनसाइड लाई करेगी। तो आप लोग अब ऑप्शंस को देखा जाए तो O इनसाइड एंड P आउटसाइड, O इनसाइड एंड P आउटसाइड, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शंस को आप लोग देखोगे, O एंड P बोथ आउटसाइड रॉन्ग है, O एंड P बोथ इनसाइड ये भी इनकरेक्ट है, O आउटसाइड एंड P इनसाइड ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके लिए इस क्वेश्चन को आप लोग हिंदी में ट्रांसलेशन देख सकते हो। असमानता 2x minus 3y जो है 5 से कम है कि ग्राफ क्षेत्र में बिंदु OO और P2-3 की स्थिति होगी। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, आप लोग देख सकते हो। ये हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, यहाँ वैल्यू पुट रखा। तो हम लोग की जो O की वैल्यू थी, O जो कि 0 थी, ये क्या है, लेस देन 5 आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इनसाइड लाई करेगा। और P की वैल्यू आप देख रहे हो 13 जो कि ग्रेटर देन 5 है, इज नॉट लेस देन 5। तो ये क्या करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
राइट ऑप्शन विल बी 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन को देखोगे, गिवन है इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। ओके, 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। अब आप लोग इसको देखोगे, आप लोगों ने कोसेंट रूल पढ़ा होगा, कोसेंट रूल पढ़ा होगा, एफ एक्स जी एक्स, कोसेंट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग एमए इकोनॉमिक्स जब आप लोगों ने किया होगा तो कोसेंट रूल पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाता है, जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाता है। ये अब इसी इक्वेशन को, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वोशंट रूल जो फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस, फिर न्यूमरेटर को बाहर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। ये हम लोग का क्या है, क्वोशंट रूल है। अब इसी फार्मूले का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखोगे ये y इज गिवन 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस 2x। अब इस फार्मूले को आप लोग लगाओगे तो 1 माइनस 2x डी बाई डी एक्स कर दिया जाएगा। किसका, आपका किसका कर दिया जाएगा, न्यूमरेटर का। 1 प्लस एक्स माइनस, फिर 1 प्लस एक्स को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स कर दिया। किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस 2x। और फिर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगर आप लोग ऑप्शन को देखोगे यहाँ से एलिमिनेशन, जैसे कि हम लोग एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एनटीए नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई भी एग्जाम देते हो आप लोग, तो टाइम इतना नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, इजिली सॉल्व कर देते हैं और फास्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 1 माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, ऑप्शंस को देखोगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर वाला केवल ये ऑप्शन है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट करो, क्या पता कोई इसमें न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कट जाए, क्रॉस हो जाए, तो इसलिए हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x डी बाई डी एक्स 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स 1 का करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस 2x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -2। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का ये होल स्क्वायर इसको रखोगे आप लोग। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x और ये 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा -2। फिर आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आगे आप लोग देखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये माइनस है और -2 से इसमें -2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और -2 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो -2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। फिर आगे अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x माइनस और माइनस ये हो जाएगा +2 और ये माइनस और -2x ये हो जाएगा क्या, +2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, इसको देखोगे आप लोग तो -2x एंड +2x ये दोनों क्या हो जाएंगे, -2x एंड +2x क्रॉस हो जाएंगे। ऊपर हम लोग का क्या बचा, न्यूमरेटर में यहाँ पे देखोगे तो 1 + 2 3 एंड नीचे हमारा क्या है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इस ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे, दिए गए ऑप्शंस में, गिवन ऑप्शंस में कौन सा है, 3/1 माइनस 2x ये नहीं है, 3/1 माइनस 2x यस। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
if a market generates a side effect or externality, then the market solution are inefficient. कह रहा है कि अगर मार्केट क्या करता है, साइड इफेक्ट या एक्सटर्नलिटी को जनरेट करता है, तो मार्केट सोल्यूशन आर इनएफिशिएंट होगा. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बी देखोगे आप लोग, इफ अ मार्केट इज इफिशिएंट देन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट मैक्सिमाइज बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर सरप्लस. अगर मार्केट इफिशिएंट है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, वो मैक्सिमाइज करेगा. प्रोड्यूसर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बचत को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा. यस, इट इज आल्सो राइट. फिर सी ऑप्शन को आप लोग देखोगे, सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द बायर्स डब्ल्यूटीपी माइनस सेलर्स कॉस्ट. कंज्यूमर सरप्लस इज द बायर्स डब्ल्यूटीपी. डब्ल्यूटीपी क्या है, आपका विलिंगनेस टू पे है. विलिंगनेस टू पे माइनस द सेलर्स कॉस्ट. ये क्या हो जाएगा, सेलर आप लोगों ने इकोनॉमिक इक्वलाइजर के आप लोग जो होम पेज पे आप लोग जाकर देख सकते हो, कंज्यूमर सरप्लस के रिगार्डिंग हम लोग जो है आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर्स मिलेगा जिसमें हम लोग कंज्यूमर सरप्लस की क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है उसके बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा. तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, आप लोग जानते हो कि व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज. उपभोक्ता किसी वस्तु का क्या मूल्य देने को तैयार है और वास्तव में वो क्या देता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप लोग देखोगे, कंज्यूमर सरप्लस इज द बायर्स डब्ल्यूटीपी माइनस सेलर्स कास्ट. ये क्या होगा, गलत है. सेलर्स कास्ट की जगह अगर ये मार्केट प्राइस होता, सेलर्स कास्ट की जगह अगर ये मार्केट प्राइस होता तो ये सही होता. लेकिन यहां कहा जा रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द बायर्स डब्ल्यूटीपी माइनस सेलर्स कास्ट. तो इसलिए क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट, दिस ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन डी को देखोगे आप लोग, स्मिथ इनविजिबल हैंड कंसेप्ट implies that competitive market outcome generates equity among the members in the society. Smith invisible hand concept implies that competitive market outcome generates equity among the members in the society. आप लोग इसको देखोगे कि इनविजिबल हैंड जो है, स्मिथ इनविजिबल हैंड promotes इकोनॉमिक इफिशियंसी. ठीक है, यहां पे कह रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट जनरेट्स इक्विटी बट नॉट इक्विटी. इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि जो स्मिथ का इनविजिबल हैंड है वो क्या करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक इफिशियंसी को, इकोनॉमिक इफिशियंसी को प्रमोट करता है बट नॉट इक्विटी. सो ऑप्शन डी विल बी आल्सो इनकरेक्ट. ओके, ऑप्शन ई देखो, कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट. यस, इट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, पैरेटो एफिशिएंट होता है. तो आप लोग देख सकते हो, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी एंड डी क्या है, इनकरेक्ट है, एंड ई इज करेक्ट. तो राइट ऑप्शन विल बी ए बी ई. ए बी ई कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन वन विल बी द राइट. आप लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो. यदि कोई बाजार दुष्प्रभाव या बाध्यता उत्पन्न करता है तो बाजार समाधान अक्षम है. यस, यदि कोई बाजार कुशल है तो बाजार में उत्पादित मात्रा उत्पादक और उपभोक्ता, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों को मैक्सिमम, दोनों का जो सरप्लस होता है मैक्सिमाइज करता है. यस, इट इज आल्सो करेक्ट. तो आप लोग इसको देख सकते हो. इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ए बी ई. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, क्वेश्चन नंबर 24. इसमें कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में हम लोगों को अरेंज करना है. एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट जैसा कि आप लोग जानते हो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट,
ये कब आया हुआ था? 2003 में। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसमें आप लोग देखोगे बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1969 में किया गया था। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा डिटेल जान लो। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुई थी? आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुआ था 1935 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में। 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। उनको प्राइवेट से उनको गवर्नमेंट हैंड्स में ट्रांसफर कर दिया गया, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। कब? 1969 में 14 मेजर बैंक्स को। तो वही क्वेश्चन में ऑप्शंस में आप लोग देखोगे कहा जा रहा है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 1969 होगा। आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया और 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया। फिर नेक्स्ट आप देख लोगे सी कहा जा रहा है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान आप लोग देखे हो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 है, सेकेंड क्या है 1956 टू 1961 है, ये 1956 टू 61 है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आप लोग जानते हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हम लोगों का हैरल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है, हैरल्ड डोमर मॉडल पे है। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे, जो कि हम लोग का ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है 1956 टू 61 इज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो कि स्टैटिस्टिशियन थे, उनके मॉडल पे बेस्ड है 1956 टू 61 में। फिर आप लोग देखोगे डी वाले ऑप्शन को, डी का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी है। इसको आप लोग जो है कैसे याद कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे इसको आप लोग याद कर सकते हो। आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं कि सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था। इकोनॉमिक्स का नॉलेज के साथ साथ, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, उसके साथ नॉलेज के साथ साथ आपको एक रटने की भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोग जो पेपर जो दे रहे हो, देख रहे हो कि जो उसका क्रोनोलॉजी आ रहा है या फिर मैच इन द फॉलोइंग आ रहा है या फिर ये कंसेप्ट किसने दिया है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक होना चाहिए। अगर ट्रिक के थ्रू आप लोग रटते हो क्वेश्चन को तो आपके क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, उनके ऑप्शंस आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये मेथड भी काम करता है पढ़ने के साथ साथ। आप लोग जैसा कि पेपर का पैटर्न देख रहे हो इस समय, जो है माइंड को यूज करके थिंकिंग वाले क्वेश्चंस एनटीए नेट के पैटर्न में आप लोग देखोगे। जैसा कि मुझे लगा, पेपर को मैंने देखा तो मैच इन द फॉलोइंग ज्यादा है, क्रोनोलॉजी ज्यादा है, आप माइंड यूज करते हो, वो वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम है। पेपर का लेवल जो है वो डाउन है पिछली बार की तुलना में। अभी आप लोग जो जून में कैंसिल हुआ था उससे भी लो है ये पेपर। इसका पेपर में अगर जो कट ऑफ बताया था इकोनॉमिक इक्वलाइजर के थ्रू आप लोगों को बताया गया था, हो सकता है उससे 1-2 क्वेश्चन कट ऑफ हाई चला जाए, क्योंकि पेपर का लेवल टफ नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, टफ नहीं कहा जा सकता है। इसमें आप लोग देखोगे सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आप लोग इसको देख लो, एक रटने का एक इसका क्या मेथड है। ये देखो आई, यहां भी है क्या आई, सिडबी में 2 आई है। अब आप लोग जब ABCD लिखते हो तो इसको काउंट करोगे तो आई 9th प्लेस पे है और आई सिडबी में 2 है, तो यहां पे सिडबी है SIDBI, यहां पे आई की जगह आई कौन से प्लेस पे है, 9th पे है, इसको 9th प्लेस पे रखो। यहां भी क्या है सिडबी, यहां पे क्या है 9 रखो, ठीक है। अब इन सबको कट कर दो, इसके पहले 1 लगा लो, इसके बाद 0 लगा लो। तो सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1990 में। ये एक मेथड बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग को भूलेगा नहीं। आई 9th प्लेस पे है, सिडबी की आई के पहले 1 ऐड कर लो और इधर 9 के बाद 0 ऐड कर लो। सिडबी में 2 आई है,
दो 9 आएंगे, 29 आएंगे। तो सिडबी 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। EX स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, IM स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। तो ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। अब आप लोग जब इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करोगे तो ये FRBM आपका 2003 में आ गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है आपका देखोगे ये आ गया आपका 2003। ये आपका हो गया 1969। सेकेंड 5 ईयर प्लान का 1956 टू 61। सिडबी आपका जो है 1990। ये आपका 1982। अब इसमें देखोगे आप लोग सबसे पहले क्या आया है, कह रहा है अर्लीस्ट टू द लोवेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद आप लोग देखोगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आ जाएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान इसको आप लोग देखो 1956 में आया था सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑप्शन क्या है, सी। सबसे पहले सी आ जाएगा, इसको आप लोग क्रॉस करो। फिर दूसरे नंबर पे आप लोग देखोगे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, ये 1969 में हुआ था, बी आ जाएगा। बी के बाद इसको भी आप लोग क्रॉस करो। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद ई आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, CBE। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप लोग देखोगे सिड भी आ जाएगा, डी को भी क्रॉस करो। फिर सबसे लास्ट में आपका FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे CBEDA, जो कि आप लोग इन ऑप्शंस में देखोगे CBEDA। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। राइट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये आप लोग हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन को जो है हिंदी में ट्रांसलेशन है, आप लोग जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं वो देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, और आप लोग जो है वीडियोस को देख रहे हो तो लाइक भी जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि लाइक जो है एक इंसेंटिव का काम करता है। आप लोग लाइक करोगे तो हमको एक इंसेंटिव मिलती है, तो और अच्छे आप लोगों को आने वाले टाइम में जो है जितने भी पेपर्स हैं अच्छे लेवल के आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड UNFCCC what ratio of financial allocation between the adaptation and mitigation activities aimed। ये क्या है आपका UNFCCC। UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट रेशियो ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन बिटवीन द एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। एडाप्टेशन में ये बताया गया है कि जो भी स्पीसीज हैं, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी स्पीसीज हैं, अपने आप को एज पर इन्वायरमेंट, एज पर कंडीशंस कैसे अपने आप को एडाप्ट कर पा रही हैं। मिटिगेशन में बताया गया है कि जो भी CFCs गैसेज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज होती हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, जो कि रेफ्रिजरेटर से या आप लोग देखते हो एयर कंडीशन से जो इमिट होती हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए इसमें फोकस किया गया है। तो एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कितने प्रोपोर्शन में, कितने शेयर में दोनों के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेंडिचर का, एलोकेशन कैसे हुआ है। तो ये दोनों के लिए 50-50 जो है 50-50 परसेंटेज में या 50-50 के रेशियो में दोनों के बीच में फिनेंशियल एलोकेशन हुआ है, जो कि क्या है, राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग देखोगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन विल बी 50-50 थर्ड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन को देखो आप लोग, आइडेंटिफाई कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। दिए गए स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग देखोगे क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन में
कहा जा रहा है कि फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन नॉर्वे इन 1972, कि पहला फर्स्ट जो यूएन कॉन्फ्रेंस था वो कब हेल्ड किया गया था, 1972 में, एंड नॉर्वे में। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, व्हाई इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो है ये था स्वीडन में। स्वीडन में कहां पे इसकी वो क्या थी, लोकेशन क्या थी, सिटी क्या था, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में 5 to 16 जून, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, 1972 में ये हुआ था। फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्वीडन इन द स्टॉकहोम 5 to 16 जून 1972 ये हुआ था। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप लोग देखोगे, इन आई इज इक्वल टू पैट एक्सप्रेशन, पी स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे जो इकोनॉमिक इक्वलाइजर का पेड मॉक टेस्ट सीरीज है, उस पेड मॉक टेस्ट सीरीज एनटीए नेट जेआरएफ के लिए, उसमें से ये आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट सीरीज 4, 5, 6 किसी एक टेस्ट सीरीज से ये एग्जैक्ट सेम ऑप्शन से ये क्वेश्चन कराया गया है। वहां पे आप लोग देख सकते हो, जो भी पेड मॉक टेस्ट सीरीज के एस्पिरेंट हैं वो उनको पता होगा, वो देखे होंगे 4, 5 या 6 किसी एक मॉक टेस्ट से है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ये जो I इज इक्वल टू P80 है, इसमें आप लोग देखोगे I है, I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंस, P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, A जो है इसका स्टैंड्स फॉर एफ्लुएंस, एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। ये आप लोग दे सकते हो। आईपैड जो है, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंस, फी फॉर पॉपुलेशन, लेकिन ऑप्शन में आप लोग देखोगे पी स्टैंड्स फॉर पॉवर्टी, सो ऑप्शन बी विल बी आल्सो इनकरेक्ट। बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है आपका इन्फ्लुएंस है, पी आपका क्या है पॉपुलेशन है, ए एफ्लुएंस है, टी टेक्नोलॉजी है। पोल्यूशन टैक्स वाज सजेस्टेड बाय पीगू, यस इट इज ए करेक्ट। जो पॉपुलेशन टैक्स है, पॉल्यूशन टैक्स है, पॉल्यूशन टैक्स, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, एसी पीगू। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, एसी पीगू ने जो उनकी बुक आई थी एक, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। एसी पीगू की बुक आई थी 1920 में, उसमें इन्होंने पॉल्यूशन टैक्स की बात कही है। आर्थर सेसिल पीगू, एसी पीगू का फुल नेम जो है, ये इनकी जो टाइम पीरियड है 1877 टू 1959, इसमें इन्होंने इनकी बुक आई थी द इकोनॉमिक्स। ये एक्सप्लेनेशन डिटेल में आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को ऑप्शन से मिलता है तो उन ऑप्शंस को आप लोग करेक्ट कर पाओ, आप लोगों की क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए इसको डिटेल में ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये आई थी 1920 में, जहां पे एसी पीगू ने इसकी पॉल्यूशन टैक्स की बात कही है। पॉल्यूशन टैक्स इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ आर्थर सेसिल पीगू, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जो कि 1920 में पब्लिश हुई थी। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप लोग डी देखोगे, पोल्यूशन ग्रोथ फॉलोज द लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यस इट इज अ करेक्ट, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन जो है इनिशियली इंक्रीज होता है, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इट डिक्लाइन। जो है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करता है, डिक्लाइन करता है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ई देखो, हेडोनिक प्राइसिंग इज एन एनवायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन द वैल्यूइंग टूरिज्म साइट्स। आप लोग जो है ज्यादा लोग लाइव नहीं हो, कोई बात नहीं, आप लोग जो बाद में इसको देखोगे तो आप लोग देख सकते हो। तो ये देखो ऑप्शन, हेडोनिक प्राइसिंग इज एन एनवायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड यूज्ड फॉर द वैल्यूइंग टूरिज्म साइट, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। क्यों,
जो होता है हेडोनिक प्राइसिंग मेथड जो होता है प्राइमरली फोकस्ड ऑन इकोसिस्टम्स सर्विसेज एंड इन्वायरमेंटल एमेनिटीज। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। जो हेडोनिक प्राइसिंग मेथड है ये आपका जो है इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इन्वायरमेंटल एमेनिटीज पे फोकस करता है rather than वैल्यूइंग टूरिज्म साइट्स। तो इसलिए ऑप्शन ई भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या है, सी एंड डी ओनली। सी एंड डी कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ये आपके सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेशन आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 1972 नार्वे में, नार्वे नहीं है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसको मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में बता दिया। ये गरीबी नहीं है, ये पॉपुलेशन है। पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन। ये प्रदूषण कर का सुझाव टीगू ने दिया था। यस इट इज ए करेक्ट। जनसंख्या वृद्धि ये भी सही है। हेडोनिक प्राइसिंग ये इनकरेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी एंड डी। इसको आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 27 इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग टारगेट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय 2025। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज 30, नो ये इट इज ए 28। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, अब आप लोग देखोगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो 30 है ये इनकरेक्ट है क्योंकि 28 है। 28 पर 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 28 बच्चों की अगर मौत हो जाती है। इसको फोकस किया गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में। इसको 28 लाने की बात कही गई है। दूसरा कहा जा रहा है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इज 20। इट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज 25। इसको जो है 1000 लाइव बर्थ हो रहा है तो अंडर 5 मोर्टालिटी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर 1 लाख बच्चों की जन्म हो 1000 बच्चों की जन्म हो रही है तो उस पर अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इज 20, ये इनकरेक्ट है। ये 25 होना चाहिए। मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज 100। यस इट इज ए करेक्ट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात की गई है। अगर 1 लाख मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब 1 लाख लाइव बर्थ। अगर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें डिलीवरी के दौरान जो है इसमें 100 माताओं की जो वुमेन्स हैं, जो उनकी महिलाएं मातृत्व का मौत हो जाती है तो उसकी बात की गई है। इन्फेंट मैटरनल मोर्टालिटी की बात की गई है। तो 1000 लाइव बर्थ पे इसको 100 का टारगेट रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 100। इट इज ए करेक्ट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1। इट इज आल्सो करेक्ट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, TFR। आप लोग देखोगे कि इसमें जो है जो मेल फीमेल में जो है इसका देखोगे आप लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर 2.1 है तो आपकी पॉपुलेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये 2.1 है, 2 मतलब एक मेल और एक फीमेल। 1 क्या है कि जो है जब उनका उसमें एक बच्चे की क्या हो जाती है, उसकी जो है मोर्टालिटी हो जाती है 0.1 दिया है। ये 0.1 बच्चे की मोर्टालिटी हो जाती है तो पूरे लाइफ स्पैन में। तो इसको रखा गया है कि 2.1। अगर 2.1 है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करेगा, पॉपुलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन 2.1 से अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। 2.1 से बिलो है तो पॉपुलेशन क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। डेवलपिंग इकोनॉमी की बात किया जाए तो डेवलपिंग इकोनॉमी में ये 2.1 से डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लोग देखोगे तो 2.3 से 2.5 के बीच में लाई करता है। डेवलप्ड इकोनॉमी में देखोगे आप लोग तो 2.1। ये डिसीज के लिए है, ये क्या होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए।
TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये 2.3 से 2.5 के बीच में लाई करता है, और डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए 2.1 के बीच में लाई करता है। तो ये आप लोग देख सकते हो। फिर आप लोग ई वाले ऑप्शन को देखोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 17 ईयर्स, यस इट इज आल्सो करेक्ट। तो अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को देखें तो हम लोग का राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा। ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की जो बात थी ये हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट ये सही है, टोटल फर्टिलिटी सही है, ये भी सही है। तो सी डी ई हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी डी इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हिंदी में है, जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं वो यहां से इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देखोगे कहा जा रहा है कि व्हेन इंपोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय कोटाज रेदर देन टैरिफ्स, कॉस्ट समटाइम्स राइजेस बाय प्रोसेस। जब आयात टैरिफ के बजाय कोटा के द्वारा प्रतिबंधित होता है तो लागत कभी कभी किस प्रक्रिया के द्वारा बढ़ जाता है। ये क्या होगा, डिमांड फॉर कोटाज, नो। टैक्स डिमांड, नो। नन ऑफ द अबव, नो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, रेंट डिमांड, किराए की मांग के थ्रू जो क्या होगी, किराए की मांग के थ्रू ये जो कॉस्ट होगा, इंपोर्ट को जब रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो कोटा रेदर देन टैरिफ, कॉस्ट समटाइम इंक्रीजेस बाय रेंट डिमांड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी देखो आप लोग, मैचिंग है। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये आप लोग देखोगे किसने दिया है, इसके मॉरिस डी मॉरिस ने दिया हुआ है। इसको आप लोग देख लो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी जान लेते हैं। HDI महबूबुल हक ने दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी राइट मैचिंग सेकेंड। कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, ये किसने दिया हुआ है, अमर्त्य सेन ने दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने दिया हुआ है, एल्कायर एंड फोस्टर, इसको आप लोग मैच करोगे 3 हो जाएगा। तो एक का 4 2 1 3, 4 2 1 3 देखोगे आप लोग, 4 2 1 3, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। PQLI क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे ये क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। PQLI कब आया था कंसेप्ट, किसने दिया हुआ है, मॉरिस डी मॉरिस ने दिया हुआ है। ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में अगर इसके रिगार्डिंग इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग सही कर पाओ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का कंसेप्ट मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। कब आया था ये कंसेप्ट, 1970s के डिकेड्स में आया था, ठीक है। इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इसमें इंडिकेटर्स में आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा आता है इसका आप में लिटरेसी रेट, थर्ड क्या आता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। ये PQLI है, इसकी वैल्यू जो है इसकी लाई करती है 0 1 to 100। PQLI का आपका ये जो है बेस्ट है कंडीशन, ये आपका क्या होगा, वर्स्ट होगा, सबसे खराब होगा, ठीक है। इसमें आपका सबसे खराब होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। PQLI के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जो है HDI और इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का आप लोग हिंदी में यहां देख सकते हो। हम लोग जो है यहाँ पे मैंने स्लाइड रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो है इसके बारे में भी HDI PQLI के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब HDI एंड MDPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। HDI कंसेप्ट किसने दिया हुआ है,
महबूबुल हक ने दिया हुआ है। ये कब आया हुआ था? 1990s में आया था। इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? इंडिकेटर्स आप लोग देखोगे एचडीआई का, तो इसमें क्या आता है आपका? जीएनआई पर कैपिटा। जीएनआई स्टैंड्स फॉर, जीएनआई किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रॉस नेशनल इनकम। सेकंड इसमें क्या होता है आप लोगों का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड आपका क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनआई पर कैपिटा एंड मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये आते हैं एचडीआई के इंडिकेटर्स हैं। एचडीआई के इंडिकेटर्स में जीएनआई पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इनको इंक्लूड किया जाता है। एचडीआई की वैल्यू भी आप लोग देखोगे जो है उसका रेंज है 0.559 टू 0.657, 0.657 टू 0.8। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज किस रेंज में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज किस रेंज में आता है, डेवलप्ड इकोनॉमी का एचडीआई की वैल्यू किस रेंज में आती है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आप लोग देखोगे 653 इंडिया की एचडीआई की वैल्यू ये आती है। तो ये आपका देखोगे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए वैल्यू जो लाई करता है उसमें ये आता है इंडिया। तो ये हम लोग एचडीआई के बारे में आप लोग को डिटेल बता दिया गया। जैसा कि आप लोग ऑप्शंस में देखे हो, पीक्यूएलआई के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एचडीआई के बारे में जान लिया, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को क्या होता है, ऑप्शंस के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोग क्वेश्चन को सही कर पाओ, इसलिए ये बताया गया है। तो अब हम लोग जो है पीक्यूएलआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे कि एमडीपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट को या एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर जिन्होंने दिया है उनको आप लोग लिंक शेयर कर सकते हो। अभी लाइव तो बहुत कम लोग देख पा रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोग लिंक शेयर कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा जो है एमडीपीआई के बारे में जान लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है आप लोग देख रहे हो कि किसने दिया हुआ है। आप लोगों को इकोनॉमिस्ट का नाम तो पता चल गया यहाँ पे देखो, लेकिन अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, ग्लोबल लेवल की बात किया जाए, ग्लोबल में आप लोग लेवल में देखोगे तो यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ओपीआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ये इसको पब्लिश करता है। अगर ग्लोबल लेवल की बात किया जाए, ग्लोबल लेवल की देखोगे आप लोग तो यूएनडीपी एंड ओपीआई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो वैल्यू है, कौन से कंट्रीज है मल्टी डायमेंशनली पुअर है, उनकी डेटा को रिलीज करता है। लेकिन अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो है ये नीति आयोग जो है कोलैबोरेट करके इनके साथ मिलकर नीति आयोग जो है इनके साथ मिलकर यूएनडीपी और ओपीएचआई के साथ क्या करता है, डेटा पब्लिश करता है। लेकिन अगर वही इकोनॉमिस्ट की बात किया जाए तो इकोनॉमिस्ट में आप लोगों ने देखा अल्कायर एंड फोस्टर ने जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कंसेप्ट दिया हुआ है।
अब हम लोग जो है इसमें जान लेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं एमडीपीआई का में, जो कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग देखे होंगे कि एमडीपीआई में कई बार पूछ देता है कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फैक्टर्स एमडीपीआई में लिए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनका वेटेज क्या क्या है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे, फिर हम लोग जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि जिससे आप लोग जो है किसी भी एग्जाम में आए तो आप लोग सही कर लो। ये आपका होता है हेल्थ, दूसरे नंबर पे होता है आपका एजुकेशन, एंड थर्ड नंबर पे होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हेल्थ में आपके दो आ जाते हैं, कौन क्या क्या आ जाता है हेल्थ में आपका, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। एजुकेशन में आपका क्या आ जाता है, इनरोलमेंट एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, उसके बारे में आप लोग जान जाओ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप लोग देखोगे इसमें आता है एसेट्स, इसमें आपका आता है वाटर, इसमें आपका आता है सैनिटेशन, इसमें आपका आता है कुकिंग फ्यूल, इसमें आपका आता है फ्लोर, इसमें आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी। ये एमडीपीआई के फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स। एमडीपीआई में कौन कौन से वेरिएबल्स है, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं, कौन किन किन वेरिएबल्स को लिया जाता है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, हेल्थ में। अब इनका वेटेज की बात किया जाए तो ये देखो तीन है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इनका वेटेज हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, अब ये डिवाइड हो गया है टू पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2, 1/6। ये भी क्या हो जाएगा 1/6। ये भी आप लोग देखो एनरोलमेंट, ये भी क्या हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/6। ये 6 पार्ट में डिवाइड है, तो 1/3 इंटू 1/6 ये हो जाएगा 1/18। ये भी क्या हो जाएगा 1/18। ये क्या हो जाएगा 1/18। ये क्या हो जाएगा 1/18। ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ये इनके कितने अगर डिवाइड किया जाएगा, इनके वेटेज अगर पूछ दिया जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितने वेरिएबल्स, कितने फैक्टर्स हैं, तो 6 फैक्टर्स हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वेटेज 1/3 है, तो एसेट्स का कितनी, ये 6 पार्ट में है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6, तो 1/18। तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो टोटल अगर पूछा जाए कि एमपीआई में, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स में कितने फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स, तो आप लोग नोट कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 6। मतलब टोटल कितने 10 फैक्टर्स हैं। आप लोग देखोगे अभी जो बिहार का ये स्टेट का पेपर हुआ था उसमें शायद क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। तो इसीलिए इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स दे दिया गया कि अगर किसी भी एग्जाम में आने वाले टाइम में एग्जाम में आता है तो इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से जान पाओ। तो ये टोटल 10 फैक्टर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जिनका वेटेज ये है, कौन कौन से एलिमेंट इनके अंदर आते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इन द कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये दिया हुआ है Q इज इक्वल टू AL पे पावर अल्फा K पे पावर बीटा। कहा जा रहा है कि वेयर A, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव पैरामीटर्स एंड अल्फा एंड बीटा मेजर्स। अल्फा एंड बीटा किसको मेजर करता है, तो इसको आप लोग देखोगे जो है L अमाउंट ऑफ लेबर, K अमाउंट ऑफ कैपिटल है, और L इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को शो करता है। इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, B इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट्स, क्योंकि लेबर और कैपिटल क्या है, इनपुट्स हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इनपुट प्राइसेस ऑफ आउटपुट नहीं है।
टेक्नोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, बैंक रन, क्यू रेशियो, जेन्युइन सेविंग, ये भी मैचिंग आ गया आपका, ये इसको नोट कर सकते हो आप लोग। बैंक रन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक रन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये किसने दिया हुआ है? पहले ये ऑप्शंस जो भी क्वेश्चन ऐसे आप लोगों का मैचिंग आ जाए, क्रोनोलॉजी आ जाए, तो जो ऑप्शंस आपको अच्छे से पता है उसको आप लोग पहले एलिमिनेट कर दो, उसको जान जाओ, फिर आप लोग मैचिंग करोगे तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यू रेशियो आप लोग जानते हो टोबिन का है, टोबिन क्यूब, तो आप लोग देखोगे इसको मैचिंग कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। और माइक्रो फाइनेंस जो है आप लोग पढ़ते हो कि मोहम्मद यूनिस का कंसेप्ट ने दिया था, तो ये सेकंड हो जाएगा। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसमें है, और इसमें है आपका ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन आपका ये थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। बी का फोर एंड डी का सेकंड, बी का फोर एंड डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब आप लोग देखोगे यहां से बैंक रन, बैंकों को चलाना, इसमें बैंक रन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आपके किसने दिया हुआ है? ये पीटर डायमंड, पीटर डायमंड ने दिया है। क्यू रेशियो, दूसरा आपका क्या है? क्यू रेशियो है। सेकेंड ऑप्शन इज क्यू रेशियो। क्यू रेशियो क्या मेजर करता है? ये होता है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फर्म्स एसेट, ये होता है क्यू रेशियो। जो टोबिन का हम लोग क्यू पढ़ते हैं, टोबिन क्यू, जो टोबिन क्यू होता है यही है क्यू रेशियो, जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फर्म्स एसेट, ये होता है। अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट वैल्यू जो है फर्म का वो उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ज्यादा है। क्यू की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब होगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज लेस देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फर्म। और क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फर्म, फर्म्स एसेट, तो ये इसके लिए होता है। जेन्युइन सेविंग, ये क्या है? जेन्युइन सेविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेन्युइन सेविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किसने दिया है? डी पियर्स ने दिया हुआ है। और माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट जो है आपका मोहम्मद यूनुस ने दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो, ये मैच कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसमें आप लोग ये भी नोट कर सकते हो, अगर बात कर लिया जाए इन इकोनॉमिस्ट में जो है नोबेल प्राइज किनको किनको कब मिला हुआ है, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। मोहम्मद यूनुस को 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये नोबेल लॉरेट है। ठीक है, जेम्स टोबिन को 1981 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। पीटर डायमंड को जो है आप लोग को 2010 में इनको नोबेल लॉरेट है, 2010 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। डी पियर्ड, ये क्या है? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। आने वाले एग्जाम में अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का आता है तो आप लोग उसको सही कर सकते हो, इसलिए बता दिया गया। मोहम्मद यूनुस को 2006 में माइक्रो फाइनेंस के लिए इनको क्या मिला? नोबेल लॉरेट, नोबेल प्राइज मिला था। पीटर डायमंड को 2010 में एंड जेम्स टोबिन को 1981 में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे H0 जो कि नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। H0 इज इक्वल टू म्यू नॉट व्हेन बोथ म्यू एंड म्यू सिग्मा आर अननोन।
म्यू एंड सिग्मा आर अननोन, द रिलेवेंट टेस्ट स्टैटिक्स इज, अज्ञात है, इसमें पूछ रहा प्रासंगिक परीक्षण आंकड़े हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वन टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट के लिए पूछा जा रहा है। तो Tn-1 आपका ये हो जाएगा x माइनस म्यू जीरो अपॉन एस डैश अपॉन अंडर रूट एन, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला वन टेल टेस्ट के लिए। ये वन टेल टेस्ट क्या होता है, जब सिंगल आपका क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसको वन टेल टेस्ट बोलते हैं। टू टेल टेस्ट क्या होता है, व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन इज गिवन, तो टू टेल टेस्ट किया जाता है। तो Tn-1 इक्वल टू ये x बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाई एस कॉमा अंडर रूट एन, ये क्या है आपका जो है ये सैंपल मीन है, x बार जो है आपका सैंपल मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू जीरो क्या है, ये आपका पॉपुलेशन मीन, एस क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपका एन क्या है, एन स्टैंड फॉर सैंपल साइज, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। वन टेल टेस्ट के लिए है, जब सिंगल एलिमेंट हो तो वन टेल टेस्ट किया जाता है। टू टेल टेस्ट कब किया जाता है, तो व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन इज आइडेंटिफाइड, व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन इज गिवन, तो टू टेल टेस्ट किया जाता है। ये T-n-1 क्या है, वन टेल टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फार्मूला क्या होगा, x बार माइनस म्यू जीरो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस कॉमा अपॉन एस कॉमा, ये इसको लिख सकते हो या ये आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, सैंपल साइज है, ये आपका सैंपल मीन है, ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। अब आप लोग जब देखोगे इसको आप लोग नोट कर सकते हो, किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट के पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। उस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक आपका क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, दूसरा आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आपका तीन तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से, पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका आता है पब्लिक बोरोइंग एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन कौन से, मनी सप्लाई, और दूसरा आपका क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लोग जब देखोगे क्वेश्चन को कह रहा है कि नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है, क्वालिटेटिव मेथड्स होता है। तो क्वांटिटेटिव में भी आप लोग पढ़ते हो वेरिएबल रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब आपके आप लोग देखोगे कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब आपका क्या मॉनेटरी पॉलिसी का है। लेकिन टैक्स रेट जो होता है ये देखोगे आप लोग फिस्कल पॉलिसी का है। ये गवर्नमेंट टैक्सेशन जो आप लोग देख रहे हो ये एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, टैक्स रेट जो है ये टैक्स रेट ये आपका देखोगे
गवर्नमेंट टैक्सेशन, ये फिजिकल पॉलिसी में आता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सही होगा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब टेस्टिंग फॉर को इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय चाउ टेस्ट। ये क्या आता है, किसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक के लिए। फिलिप्स पेरेंट टेस्ट, फिलिप्स पेरेंट टेस्ट जो होता है, और इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, एडीएफ, ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट। ये दोनों जो होते हैं, फिलिप्स पेरेंट टेस्ट एंड ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट आर यूज्ड फॉर इन ऑर्डर टू मेजर द स्टेशनरिटी ऑफ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा की स्टेशनरिटी को मेजर को चेक करने के लिए फिलिप्स पेरेंट टेस्ट और एडीएफ, ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट को यूज किया जाता है। चाउ टेस्ट जो होता है स्ट्रक्चरल ब्रेक को, स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब हो गया कि मान लो कि अभी आप लोग देख रहे हो कि आप लोग अगर बेल कोलू की बात कर लीजिए, बेल कोलू आप लोग जो मस्टर्ड आयल है, सरसों का तेल है, आप लोग देख रहे होगे 2014 से लेके 2019 तक उसका प्राइस जो था एक एक लिमिटेड रेंज में, प्राइस के रेंज में फ्लक्चुएट करता था, 92 से 95, 98, 100 के बीच में। लेकिन आप लोग कोविड टाइम के बाद से देखोगे, 2020 से देखोगे 2024 में, तो अभी देखोगे कोविड के टाइम 135 हो गया था 1 लीटर का, 1 लीटर बेलकोलू का प्राइस 135, 150, 160। अभी करंट टाइम में भी आप लोग देखोगे तो 160 है मस्टर्ड ऑयल। तो नियर अबाउट 70%, 60% हाइक है प्राइस में। तो स्ट्रक्चरल ब्रेक क्या होता है कि जो कि एक कंटिन्यूअस जो एक रेंज होता है उसमें फ्लक्चुएशन छोड़ के एक हाई लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन को शो होने लगता है टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, वो स्ट्रक्चरल ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। या फिर किसी कमोडिटी की डिमांड को लेके आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल ब्रेक कि अगर उसका 1991 से 2010 के बीच में उसका एक डिमांड का जो है पैटर्न एक कंटिन्यूअस रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन 2010 के बाद से 2024 में देखोगे उसका अगर 2010 से 15 के बीच में देखा जाए तो उसकी डिमांड जो होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स की, कमोडिटीज की डिमांड में ज्यादा हाइक आ जा रहा है, ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो चाउ टेस्ट होता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। और एंजल ग्रेगनर टेस्ट जो है आपका, ये कोइंटीग्रेशन टेस्ट इसी के लिए किया जाता है। एंजल ग्रेंजर टेस्ट इज when two or more than two non-stationary time series data are co-integrated जो आपका एंजल ग्रेगनर टेस्ट होता है उसमें नॉन स्टेशनरी टू और मोर देन टू नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है कि लॉन्ग रन में उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप को शो करने के लिए, देखने के लिए को इंटीग्रेट किया जाता है। तो एंजल ग्रेगनर टेस्ट जो होता है आपका, टेस्टिंग फॉर को इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एंजल ग्रेंजर टेस्ट। इसी ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है। एरर करेक्शन मैकेनिज्म जो होता है आपका शॉर्ट रन डायनेमिक ऑफ को इंटीग्रेटेड टाइम सीरीज डेटा के लिए कुछ चेक करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट रन डायनेमिक ऑफ को इंटीग्रेटेड टाइम सीरीज डेटा के लिए एरर करेक्शन मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देखोगे, ये कहा जा रहा है कि द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4.5। लोवेस्ट वैल्यू गिवन है कितना, 4.5। ठीक है। रेंज इज गिवन 10.9। अर्थमेटिक मीन इज फाउंड टू बी 19.9।
अर्थमेटिक मीन इज गिवन 19.9 एंड मीडियन इज फाउंड टू बी, मीडियन गिवन है 15.6। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप लोग इसको देखोगे, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को निकाला जाए, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, लोवेस्ट वैल्यू प्लस रेंज। लोवेस्ट वैल्यू कितना गिवन है 4.5, रेंज कितना गिवन है 10.9। जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15.4। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ पे दिया है कि अर्थमेटिक मीन इज फाउंड टू बी 19.9। जब लोवेस्ट वैल्यू 4.5 है, हाईएस्ट वैल्यू 15.4 है, तो अर्थमेटिक मीन 19.9 इट इज नॉट पॉसिबल, ये सम पॉसिबल ही नहीं है। एंड मीडियन इज फाउंड टू बी 15.6, मीडियन भी जो है, ये हाईएस्ट वैल्यू 15.4 है, मीडियन की वैल्यू जो है 15.6 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बोथ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन आर रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल जो है आप लोग जानते हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशन को कम करने के लिए है। तो इसमें आप लोग देखो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल का जो हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीओपी अभी हाल ही में हुआ है, सीओपी 28। ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया गया है, आप लोग देख सकते हो वहां से। सीओपी 28 जो होता है क्लाइमेट चेंज के लिए है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इस क्वेश्चन का राइट इसका सी थर्ड हो जाएगा। रियो 20 जो है आपका, रियो 20 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, तो रियो के लिए इसका हो जाएगा फोर्थ। और विलिंगनेस टू पे क्या है, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। इसको आप लोग जो मैच करोगे, ए का सेकंड, बी का थर्ड, केवल इसी में है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका। राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनरल हेटेरोसिडास्टिसिटी टेस्ट कहा जा रहा है कि जनरल हेटेरोसिडास्टिसिटी, सामान्य विषम लैंगिकता परीक्षण, जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। जनरल हेटेरोसिडास्टिसिटी टेस्ट जो होता है आपका वाइड टेस्ट होता है, इसका क्या हो जाएगा, जनरल हेटेरोसिडास्टिसिटी टेस्ट जो होता है ये आपका हो जाएगा वाइड टेस्ट। तो ये ए का हो गया आपका थर्ड। जनरल टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ये किसने किया है, ब्रूस गॉडफ्रे ने दिया हुआ है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा फोर्थ। टेस्ट ऑफ साइमल्टेनियसली, टेस्ट ऑफ साइमल्टेनियसली हम लोग किसके थ्रू करते हैं, हॉसमैन टेस्ट के थ्रू। हॉसमैन टेस्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें होता है एक फिक्स्ड इफेक्ट एंड अनदर वन होता है आपका रैंडम इफेक्ट। इस रैंडम इफेक्ट दोनों की वैल्यू, दोनों को हम लोग रन करते हैं, जो ही हम लोग का क्या होता है, वैलिड होता है, उस मॉडल को हम लोग यूज करते हैं। फिक्स्ड इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट में कौन सा मॉडल, दोनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी भी इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को हम लोग रन करते हैं, रिग्रेशन करते हो आप लोग, पैनल लीनियर रिग्रेशन करते हो, तो इसमें हम लोग फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। हॉसमैन टेस्ट करते हैं कि हॉसमैन टेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग को, हमको ये सिलेक्ट करना होता है कि हम फिक्स्ड इफेक्ट को लें या फिर रैंडम इफेक्ट को यूज करें, उस मॉडल को, उस अपने जो है रिसर्च को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और जनरल स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है आपका क्या होता है, रैमसेट टेस्ट होता है। जनरल स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो होता है आपका हो जाएगा रैमसेट रीसेट टेस्ट फॉर द स्पेसिफिकेशन एरर, फॉर द स्पेसिफिकेशन एरर। तो आप लोग मैच करोगे जनरल हेटेरो से, ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी का आपका जो है फोर्थ, तो आपके थर्ड वाले ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 कि इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आप लोग पढ़ते हो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में
जो ये 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यूएसए के हैम्पशायर में, ठीक है। इसमें आप लोग पढ़ते हो कि हम लोग इसमें क्या क्या आते हैं, आईबीआरडी आता है, आईडीए आता है, आईएफसी आता है, मीगा आता है, आईसीएसआईडी आता है, यही है आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। आईडीए आपका 1960 में स्टैब्लिश हुआ था, आईएफसी आपका 1956 में स्टैब्लिश हुआ था, मीगा आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, आईसीएसआईडी आपका 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। तो यही कहा जा रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी आईबीआरडी है, ये इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस वन। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट मीगा है, ये देखो ये 1988 में हुआ था, इसमें भी है। इंटरनेशनल फाइनेंस आईएफसी में का भी मेंबर है इंडिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए का भी है, लेकिन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट होता है उसका मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है आईसीएसआईडी है, इसका मेंबर इंडिया इसका मेंबर है। इसका मेंबर नहीं है, आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। तो इसमें आप लोग देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसको आप लोग हिंदी में ट्रांसलेशन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनकोवा कहा जा रहा है कि एनकोवा मॉडल्स इंक्लूड्स रिग्रेसर दैट आर, एनकोवा ये क्या है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। एनकोवा मॉडल के लिए ओनली क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नो, ओनली क्वालिटेटिव वेरिएबल्स नो, ओनली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स नो, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, यस इट इज ए करेक्ट। जब आप लोग पढ़ते हो एनकोवा मॉडल, ये उसका इक्वेशन है, ये y आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। x आपका क्या है, x आपका z आपका क्या है, क्वालिटेटिव, एप्सिलॉन क्या है आपका, एयर टर्म। ये आप लोग इसको देख सकते हो, ये एनकोवा मॉडल्स में जब हम लोग यूज करते हैं तो ये इसका इक्वेशन है। ये आपको इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यस इट इज अ करेक्ट। इश्यूज ऑफ बैंक notes, yes it is also correct. The lender of last resort, जब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो आरबीआई एक्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में, अंतिम ऋणदाता के रूप में एक्ट करता है, वर्क करता है। तो ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट
इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नहीं पूछा, इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग बहुत कम लोग लाइव हो, फिर भी आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसमें आप लोग देखोगे, इन द लीकेज इंजेक्शन अप्रोच टू द इनकम डिटर्मिनेशन एंड इंक्रीज इन द लमसम टैक्स सेट्रस पेरिबस। कह रहा है लीकेज इंजेक्शन अप्रोच टू द इनकम डिटर्मिनेशन एंड इंक्रीज इन द लमसम टैक्स सेट्रस पेरिबस क्या होगा? आप लोग पढ़ते हो कि जो है इकोनॉमी में इंजेक्शन क्या होता है, लीकेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपका क्या होता है? लीकेजेस होते हैं। ये आपका क्या होता है? इंजेक्शन। सेविंग एंड टैक्स, जिससे क्या होता है? सेविंग से आपकी इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। टैक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? कम इन्वेस्ट कर पाते हो, तो आपका इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है कम हो जाए तो वो होता है आपका लीकेजेस। इंजेक्शन क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, इनको इंजेक्शन में कंसिडर किया जाता है। तो S प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी होता है। तो कहा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द लीकेज इंजेक्शन अप्रोच टू द इनकम डिटर्मिनेशन एंड इंक्रीज इन द लमसम टैक्स सेट्रस पेरिबस क्या होगा? आप लोग देखोगे, ये डिमांड कर्व ले लिया जाए, ये आपका क्या है? सेविंग S2, ये क्या है? S1 प्लस टैक्स। ये यहां पे आप लोग देखोगे क्या हो रहा है कि जैसे टैक्सेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? आपका शिफ्ट हो जा रहा है किधर? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड जो है सेविंग S2 जो है, S2 क्या है? S1 प्लस टी, सेविंग प्लस टैक्स। S2 ये क्या है? S2 स्टैंड फॉर, यहाँ पे क्या है? S2 स्टैंड फॉर सेविंग, S1 सेविंग प्लस टैक्स। ये आपका क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इंक्रीज इन द लमसम टैक्स इंक्रीज होता है तो सेविंग प्लस टैक्स लाइन शिफ्ट टू द सेविंग प्लस टैक्स लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट। यहाँ पे आप लोग देखोगे पहले Q2 क्वांटिटी आप परचेज कर पा रहे थे, जैसे ही क्या हो गया? टैक्स इंपोज किया, टैक्स इंक्रीज हुआ, आपका जो सेविंग और टैक्स की जो लाइन है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गई है। यहाँ पे प्राइस P1 था, प्राइस इंक्रीज होकर P2 हुआ है। यहाँ पे देखोगे क्वांटिटी पहले Q2 परचेज कर पा रहे थे, अब Q1 को परचेज कर पा रहे हो। टैक्स बढ़ गया है, आपकी सेविंग कम कर पा रहे हो आप, तो ठीक है। टैक्स के बढ़ने की वजह से आपकी सेविंग कम हो पा रही है, आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेविंग प्लस टैक्स लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विच इज द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ द कोस्ट थ्योरम, which of the following is not an assumption of the Coase theorem related to the externalities of environmental problems। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि Coase theorem क्या होता है। Coase theorem states that in the absence of transaction cost, Coase theorem states that in the absence of transaction cost,
Coase theorem states that in the absence of transaction cost efficient allocation is achieved by the parties के द्वारा जो है क्या होता है, efficient allocation को अचीव किया जाता है। इसके assumptions कौन कौन से हैं? इसमें assumptions होता है इसका absence of ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकंड क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी। थर्ड क्या होता है? कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट्स। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? रेशनल बिहेवियर। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये होते हैं एजम्पशंस ऑफ द कोज थ्योरम, एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट्स एंड रेशनल बिहेवियर। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है होता है, प्रेजेंस ऑफ इनकम इफेक्ट ये नहीं होता है, इनकम इफेक्ट नहीं होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, यस, कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट। तो राइट ऑप्शन विल बी फॉर दिस क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ इनकम इफेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर देखो, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट, घोष कमेटी रिपोर्ट, पद्मनाभम कमेटी रिपोर्ट, सराफ कमेटी रिपोर्ट, ये सब क्या है? मैचिंग के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, क्रोनोलॉजी मैचिंग के क्वेश्चंस नेट के पेपर में ज्यादा आए हुए हैं। तो नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो है आपका आरबीआई शुड विड्रॉ द 91 ट्रेजरी बिल्स के लिए था, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ये आपका थर्ड हो गया। घोष कमेटी रिपोर्ट आपका जो है, घोष कमेटी रिपोर्ट जो है आपका, घोष कमेटी रिपोर्ट, इसको आप लोग देखोगे, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो गया। घोष कमेटी रिपोर्ट आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेस, बी जो है, बी का हो जाएगा आपका फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस। पद्मनाभम कमेटी का आपका क्या हो जाएगा? स्टाइल ऑफ इंस्पेक्शन, सी का फोर्थ हो जाएगा। एंड सराफ कमेटी का आपका क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इशू इन द बैंकिंग, ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो मैचिंग में 3142 जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। 3142 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब इसमें आप लोग एडिशनल आप लोग नोट कर सकते हो, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट कब आई थी? नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो है आपका 1991 एंड 1998 में आई थी। इसमें आई थी फर्स्ट, ये सेकंड आई थी। घोष कमेटी का रिपोर्ट कब आया था आपका? 1992 में आया था। पद्मनाभम कमेटी का ये आया था 1995 और सराफ कमेटी के लिए 1997। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसकी भी अगर क्रोनोलॉजी आए आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो उसको आप लोग सही कर पाओ, इसलिए इसको बता दिया गया। नरसिम्हन कमेटी का रिपोर्ट जो होता है बैंकिंग रिगार्डिंग, बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, फर्स्ट 1991 में, दूसरा 1998 में आया था। और घोष कमेटी 1992, पद्मनाभम कमेटी 1995, सराफ कमेटी 1997। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देखेंगे। द इफेक्ट इंप्लाइज दैट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स टेंड्स टू द हाई व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई एंड लो व्हेन द इन्फ्लेशन इज लो। मुद्रास्फीति अधिक होती है तो नाम मात्र ब्याज दरें अधिक होती हैं और मुद्रास्फीति कम होने पर कम होती है। ये कौन सा हम लोगों को इफेक्ट हम लोगों को शो करता है, इसको देखना है। तो आप लोग टोबिन इफेक्ट, अभी हम लोगों ने टोबिन स्क्यू के बारे में जाना है, ये तो टोबिन इफेक्ट नहीं है। बॉमल इफेक्ट जो होता है इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो या फिर वीडियो आप लोग देख लेना रिवाइंड करके। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप को बॉमल इफेक्ट बताता है। फिशर इफेक्ट क्या होता है? फिशर इफेक्ट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है फिशर इफेक्ट?
और पेटिंगटन इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हो, रियल बैलेंस इफेक्ट। अब हम लोग फिशर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि फिशर, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिशर इफेक्ट। आप लोग पढ़ते हो, ये भी एक क्वेश्चन भी आप लोगों को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ में शेयर किया गया है, 5 इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन भी आप लोग इकोनॉमिक इक्वलाइजर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल से ही आया हुआ है। अभी हम लोग 44 क्वेश्चन पे हैं, 44 क्वेश्चन में नियर अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल से एग्जैक्ट देखने को मिले हैं। आप लोग थोड़ा सीरियसली लिया करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, जो भी क्वेश्चन शेयर किया जाता है, जो भी नोट्स शेयर किए जाते हैं उसको पढ़ा करो। पढ़ोगे नहीं तो फिर नहीं जान पाओगे आप लोग। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पैटर्न है पेपर का है, और बाकी आप लोग इकोनॉमिक इक्वलाइजर रेगुलर बैच शुरू कर दिया है, नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी। आप लोग जो इंटरेस्टेड हो तो बिना देर की जुड़ जाओ। आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बेस्ट मिलेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिना देर किए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, और बाकी रेगुलर क्लास को एंजॉय करो आप लोग। ये देखो फिशर इफेक्ट क्या होता है, आई इज इक्वल टू फिशर इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, आई इज इक्वल टू आर प्लस पाई। आई क्या होता है आपका, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। आर क्या होता है आपका, रियल इंटरेस्ट रेट। पाई क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एडजस्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। आर ये क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट जो है, वास्तविक ब्याज का जो दर है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होता है। रियल इंटरेस्ट रेट जो है आपका, ये जो है आपका कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है आई इज इक्वल टू आर प्लस पाई है। ये क्या होगा, इसके साथ आई इंक्रीज करेगा तो पाई इंक्रीज करेगा, आई डिक्रीज करेगा तो पाई डिक्रीज करेगा। तो यही कहा जा रहा है, द इफेक्ट implies that the nominal interest rates tends to be the high when inflation is high and low when the inflation is low। तो ये क्या हो गया, फिशर इफेक्ट हो गया। आई आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिशर इफेक्ट। थर्ड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देखोगे मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का एक अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट लाभ का सिद्धांत, फुल कास्ट प्राइसिंग, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के क्रोनोलॉजी या फिर मैच इन द फॉलोइंग्स मिले हुए हैं। बहुत इजी पेपर है, पेपर का लेवल जो है आप लोग देखोगे कट ऑफ आएगा तो ये थोड़ा हाई जाएगा। जो आप लोगों को टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे बताया गया था, पेपर में बिल्कुल दम नहीं है, पेपर का लेवल इजी है। तो आप लोग उसको अच्छे से थोड़ा देख सकते हो, पेपर में कोई दम नहीं है। मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये किसने दिया है, मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलेस्की का दिया हुआ कंसेप्ट है, कैलेस्की का कंसेप्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आप लोग पढ़ते हो, साइकिल का पढ़ते हो, शुम्पीटर का पढ़ते हो, नाइट का पढ़ते हो, हाउले का पढ़ते हो। तो ये थ्योरी ऑफ, ये यहाँ पे क्या है, किसका है, वाकर का है। तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा फर्स्ट। फुल कॉस्ट प्राइसिंग ये हॉल एंड हिच ने दिया था, एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल का यूज किया को शो करने के लिए, किन डिमांड कर्व का यूज किया था हॉल एंड हिच ने, एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल को शो करने के लिए हॉल एंड हिच ने एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल को शो करने के लिए किंग्ड डिमांड कर्व का यूज किया था। ठीक है,
तो ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग हॉलैंड हिच ने दिया है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आपका किसका है? रॉबिन्सन का है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट किसका है? रॉबिन्सन का। इसको मैच कर सकते हो आप लोग। ए का थर्ड, बी का आपका फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट आपका सेकंड में है। ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया है, और बाकी आप लोग जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। आप लोगों को बताया गया था कि एनटीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट हम लोग जो है बैच हम लोगों का चल रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी लेक्चरर के लिए एक सेपरेट बैच है। दोनों को एक साथ है, 2 बैचेज हैं। तो एज पर सिलेबस हम लोग जो है उसको कवर कर रहे हैं। आप लोग बिना देर किए अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग पेड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, जिससे कि एक फ्लो में आप लोगों को उसका कुछ बेनिफिट मिल सके आने वाले एग्जाम में, चाहे एनटीए नेट जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी लेक्चरर एग्जाम हो। अगर आप कहीं किसी को प्लेटफॉर्म पेड प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किए हो, आपको इकोनॉमिक इक्वलाइजर के द्वारा बताए गए जो कंसेप्ट बताए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है, या फिर उसका पीडीएफ बाइलिंगुअल नोट्स है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बिना देर किए आप लोग जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स के रिगार्डिंग जो है एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड की जा चुकी है। बाकी आप लोगों को कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। और आप लोग जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप लोग टेली